इतनी पावर, ये सिर्फ यंग मास्टर यही कर सकते हैं, है ना? तभी वैंग फूग भी एक्साइटेड होकर सबको आवाज देता है, जल्दी देखो न्यूज पर क्या आ रहा है। सब लोग तुरंत न्यूज चेक करते हैं तो देखते हैं कि हॉट सर्च लिस्ट पूरी तरह बदल चुकी है। पहली खबर थी ली फैमिली के लीडर का अरेस्ट होना, दूसरी खबर थी इंडस्ट्री और कॉमर्स ब्यूरो के डायरेक्टर यांग पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होना, और तीसरी खबर थी हुआकी बैंक के प्रेसिडेंट चैन ताओ का फाइनेंशियल क्राइम्स में सस्पेक्ट पाया जाना। ये सब देखकर सुईक्षे को समझ में आने लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो स्क्रीन को देखते हुए कहती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स ब्यूरो, टैक्सेशन, बैंकिंग और ऊपर से प्रोविंशियल कैपिटल का वो बड़ा लीडर, क्या ये वो पूरी चेन नहीं थी जो हमारे खिलाफ थी? और ये सब के सब एक साथ इसी वक्त पकड़े गए, ये कैसे पॉसिबल है? सुईक्षे अभी ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका फोन बज उठता है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है, दूसरी तरफ से एक नई आवाज आती है। हेलो मिस्सू, मैं चेनवी बोल रहा हूँ, हुआकी बैंक का नया प्रेसिडेंट। सबसे पहले हुआकी बैंक की तरफ से मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। वो आगे कहता है, हम एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें हम पब्लिक को सारी बात एक्सप्लेन करेंगे ताकि सू ग्रुप की रेपुटेशन वापस रिस्टोर हो सके। जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। इतना हम्बल ऑफर सुनकर सुईक्षे हेजिटेट करते हुए कहती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। चैन वे तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, ये तो कम से कम है जो हम कर सकते हैं। उसकी बात यहीं खत्म नहीं होती, वो एक ऐसी बात बोलता है जो सुईक्षे को पूरी तरह शॉक कर देती है। वैसे जूजो ग्रुप के प्रेसिडेंट पांग हाय ने आपको याद किया है। उन्होंने बताया है कि कुछ दिनों में वो एल्डर खुद पर्सनली यूनिवर्सिटी आएंगे आपसे मिलने के लिए। ये नाम सुनते ही सुईक्षे के मन में सवालों का तूफान आ जाता है। वो सोचती है, क्या जूजो ग्रुप के एल्डर पांग, क्या सच में मेरी हेल्प उन्होंने की है? उसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि जूजो ग्रुप कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। ये वो बड़ी पावर थी जो साउथ वेस्ट के 13 प्रोविंसेस को डोमिनेट करती थी और पूरे ग्रेट एक्शिया में इनका इन्फ्लुएंस चलता था। बात घूम फिरकर यहीं आ जाती है कि वो आखिर हेल्प क्यों करेंगे। वो आगे मन ही मन सोचती है, मेरी सू फैमिली जैसी एक छोटी मछली की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि सिस्टर लिंगलोंग या ओल्ड मास्टर ले भी एल्डर पांग को हिलने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहेंगे? ये सोचते हुए उसकी नज़र पास खड़े ये फैन पर पड़ती है और इस पॉइंट पर एक ख्याल उसके दिमाग में आता है, क्या ये शाफान हो सकता है? क्या एल्डर पांग भी शाहाओ की तरह शाफान का कोई फेवर रिटर्न करने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं? क्या सारे तार वहीं जुड़ रहे हैं? ये रियलाइज होते हैं वो ये फैन के करीब आती है और अपने दिल की बात कहती है, चाहे कुछ भी हो, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं पहले से ही दिल से थैंकफुल हूँ शाफान। अपनी वाइफ की ये बात सुनकर ये फैन स्माइल करता है और सॉफ्टली जवाब देता है, जब तक मेरी वाइफ ईक्षे ठीक है मैं भी ठीक हूँ। ये सुनकर सुईक्षे के दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वो ये फैन को गले लगाते हुए कहती है, शाफान थैंक यू। इस खुशी के पल के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है नॉर्थ वेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस में, जहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल गर्म है और टेंशन से भरा हुआ है। एक आदमी गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और चिल्लाता है, यून सिटी के वो लोग एक्चुअली मिलिट्री द्वारा एक ही झटके में खत्म कर दिए गए, यूजलेस ट्रैश, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। ये गुस्से में भरा इंसान कोई और नहीं बल्कि चू फैंग है, जो एल्डर जैंग के पर्सनल गार्ड का कैप्टन है। वो अपने सामने घुटनों पर बैठे एक सबॉर्डिनेट को बुरी तरह डांट रहा होता है। सबॉर्डिनेट अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते थे कैप्टन चू, प्रोविंशियल कैपिटल वाले लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस इंसिडेंट में शामिल हर एक इंसान, हर एक जिम्मेदार पार्टी को अरेस्ट किया जा चुका है। और ये बात सुन के चू फेंग का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो कहता है, एक भी नहीं बचा, ये कैसे पॉसिबल है? इतने सारे हाई रैंकिंग फिगर्स सब एक ही रात में बर्बाद हो गए, ऐसा कौन कर सकता है? चू फेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो डांटने ही वाला होता है कि तभी सबॉर्डिनेट एक और खुलासा करता है, कैप्टन चू, ये हमारी कोशिश में कमी की वजह से नहीं हुआ, वो तो जूजो ग्रुप था जिसने बीच में इंटरफेयर किया और गेम पलट दिया। ये नाम सुनते ही चू फेंग को शॉक लगता है। जूजो ग्रुप, उस बूढ़े कमीने पंग हाय ने एक्चुअली हमारे मामलों में इंटरफेयर करने की हिम्मत की, उसमें बड़ा दम है। गुस्से में वो पलटता है और फैसला करता है, उस कुत्ते ने हमारे प्लान्स बर्बाद कर दिए। मैं अभी इसी वक्त यून सिटी जा रहा हूं ताकि उसके साथ साथ ये फैंग को भी अपने हाथों से काट सकूं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जाने ही वाला होता है कि साइड से एक भारी आवाज आती है, वहीं रुक जाओ। ये एल्डर जैंग थे। वो आगे आते हैं और समझाते हुए कहते हैं, लिटिल फैंग, तुमने सालों तक मेरे लिए काम किया है, फिर भी तुम इतनी केयरलेस तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हो? तुम अभी सिर्फ ग्रैंड मास्टर रेल्म पर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पंग हाई की पावर तुमसे कमजोर है? और क्या तुम्हें यह भी पता है कि पंग हाई को बैक कौन कर रहा है? बिना सोचे समझे कदम उठाना बेवकूफी होगी। अपने एल्डर की बात सुनकर चूफेंग वहीं रुक जाता है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो शॉक और गुस्से के मिक्स फीलिंग के साथ पूछता है, एल्डर, आखिर पैंग हाई को बैक कौन कर रहा है?
उसकी हमसे उलझने की हिम्मत कैसी हुई? क्या उसे नहीं पता कि हमें कौन बैक कर रहा है? क्या वो हमारी पावर से अनजान है? लेकिन एल्डर ज़ैंग उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं देते और बीच में ही टोक देते हैं, अपनी जबान संभाल के। जो पावर पैंग हाई को बैक कर रही है वो कुछ ऐसी है जिसे डील करने के लिए हमें अभी टाइम और स्ट्रैटेजी दोनों चाहिए। तुम यून सिटी जा सकते हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अभी के लिए पैंग हाई से सीधा झगड़ा मत करना, समझ गए? मतलब साफ था, एल्डर ज़ैंग अभी किसी बड़े क्लैश के मूड में नहीं थे। एल्डर का ये सख्त ऑर्डर सुनकर चूफेंग का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और वो सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिलाता है। समझ गया एल्डर, मुझे अब पता है कि क्या करना है। मैं वही करूंगा जो आपने कहा। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर एल्डर ज़ैंग उसे परमिशन देते हुए कहते हैं, जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि पैंग हाई की बैकिंग, चाहे वो कोई भी हो, जल्द ही अपने आप ढेर हो जाएगी। इस पॉइंट पर सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल सिटी ग्रैंड होटल के 8th फ्लोर बैंक्वेट हॉल में, जहां का एटमॉस्फेयर पिछले सीन से बिल्कुल अलग, सेलिब्रेशन और खुशी से भरा हुआ है। सू यिक्सवे के डैड हाथ में वाइन ग्लास लेकर अपनी सक्सेस को फील कर रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, सिर्फ आज के नए ड्रग लॉन्च से ही सू फैमिली को पहले ही हजारों करोड़ के डिपॉजिट्स मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सू फैमिली जो कुछ टाइम पहले तक बर्बादी की कगार पर थी, अब वापस खींच ली गई है और फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। इसी खुशी को शो करते हुए वो सबको इनवाइट करते हैं और लाउड आवाज में कहते हैं, सब लोग खाने और पीने का जी भर के मजा लीजिए। आज की रात कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अपने आप को रोकना मत, क्योंकि सू फैमिली की आज की इस बड़ी सक्सेस का पूरा क्रेडिट आप सभी को जाता है। जहां एक तरफ सब लोग मस्ती में चूर थे, वहीं दूसरी तरफ ये फैन कॉर्नर में खड़ा वाइन पीते हुए अभी भी पूरी तरह अलर्ट था। वो वहां मौजूद क्राउड को स्कैन करते हुए सोचता है, भले ही सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो अंधेरे में छुपे लोग अभी भी हमें शिकार की तरह घूर रहे हैं। एनिमीज अभी खत्म नहीं हुए, इसलिए मैं अभी अपनी सिक्योरिटी कम नहीं कर सकता। उसकी सोच तब टूटती है जब एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है, ब्रदर फैन, ये हील्स मेरी जान ले रही हैं। क्या आप सिर्फ एक पल के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे? ये फैन मुड़कर देखता है तो वहां शुआन यूफे खड़ी होती है। उसे वहां देखकर ये फैन के दिमाग में सवाल उठता है, शुआन यूफे ये यहां फिर से क्यों आ गई? इसका मोटिव क्या है? सिर्फ ये फैन ही नहीं, पार्टी में मौजूद बाकी लोग भी उसे देखकर आपस में विस्पर करने लगते हैं। एक आदमी हैरानी से कहता है, क्या वो ये फैन की एक्स फियांसे नहीं है? ये यहां क्या कर रही है? फिर तुरंत एक लड़की ताना मारते हुए जवाब देती है, सही कहा, इसमें अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये जरूर जल रही होगी सू फैमिली को ये फैमिली के सपोर्ट के साथ इतनी बड़ी जीत देखकर। रिग्रेट हो रहा होगा मैडम को। और इधर ये फैन उसकी रिक्वेस्ट को सीधा रिजेक्ट कर देता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो मुझे डर है कि मेरी वाइफ यिक्सवे जेलस हो जाएगी और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। साथ ही वो मन ही मन सोचता है, ये लड़की अब क्या करने की कोशिश कर रही है? अचानक इतनी नजदीकी क्यों? लेकिन तभी शुआन यूफई आगे बढ़ने की कोशिश करती है और लड़खड़ा जाती है और सीधा जाकर ये फैन के ऊपर गिर पड़ती है। हालांकि ये एक एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, लेकिन ये फैन के ऊपर गिरी हुई शुआन यूफई अपने मन में कुछ और ही सोच रही होती है। वो खुद से प्रॉमिस करती है, ब्रदर फैन, चाहे आप मुझे सेकंड चांस ना दो, कोई बात नहीं। मैंने कसम खाई है कि मैं आपको मुझे माफ करने पर मजबूर कर दूंगी और मैं ये करके रहूंगी। ये सिचुएशन देखकर ये फैन दर्द में कराहते हुए बोलता है, आउच यूफई, जल्दी उठ जाओ, मेरी हड्डियां पसली एक कर दोगी क्या? लेकिन ये फैन के मना करने के बावजूद श्वान यूफे उसे छोड़ने के बजाय कस के पकड़ लेती है ताकि कोई उसकी बात सुन ना सके, और वो ये फैन के कान में वो राज खोलती है जिसके लिए वो यहाँ आई थी। ब्रदर फैन, नॉर्थ वेस्ट से एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट आ रहा है सू फैमिली के लिए। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसकी पावर मार्शल वेनरेबल रेल्म से भी ऊपर है। उसकी बात यहीं खत्म नहीं होती। और हाँ, प्रोविंशियल कैपिटल से ल्यू फैमिली का बड़ा बेटा ल्यू किंग यांग भी यून सिटी पहुंच चुका है। वो भी सू फैमिली को टारगेट कर रहा है। आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, एनिमीज चारों तरफ है। इतनी बड़ी और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सुनकर ये फैन भी एक पल के लिए हिल जाता है और उसके मुंह से निकलता है, क्या? और इसी वक्त सू ईशवे वहां पहुंच जाती है। अपने हस्बैंड को श्वान ह्यूफे के साथ इतना क्लोज देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो आगे बढ़ते हुए चिल्लाती है, श्वान ह्यूफे, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने ही उसे छोड़ा था, तुमने ही रिश्ता ब्रेक किया था, और अब तुम इतने बेशर्मी से फिर से उससे चिपक रही हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? तभी श्वान ह्यूफे खड़ी हो जाती है। इस पॉइंट पर वो सू ईशवे के तानों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका काम हो चुका था। वो ये फैन को देखते हुए मन में कहती है, चाहे तुम अभी मुझे समझ पाओ या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें वो सब बताना ही होगा जो मैं जानती हूं ताकि तुम सेफ रहो। और जाते जाते वो ये फैन को एक आखिरी और इंपॉर्टेंट वार्निंग देती है, ब्रदर फैन, मैंने जो कहा उसे याद रखना। ये इन्फॉर्मेशन ग्रैंडपा तक जरूर पहुंचा देना, ये बहुत जरूरी है। ये